Sorry to disturb you. You have received a message from Cybertron. हेलो गाइस, मेरा नाम अंगराज है और मैं एक जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट हूँ। इंडिया से रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स इवेंट्स को मैं हिंदी में सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए। ब्रिक्स समिट के लिए पश्चिमी मीडिया में काफी नौटंकी चल रही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों पश्चिम इतना डरा हुआ है। ब्रिक्स एक एक्रोनाइम है जो 2001 में BRIC के रूप में शुरू हुआ था, जिसे गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिमो नील ने बनाया था, जिसमें ब्राजील, चीन, इंडिया और रूस शामिल थे। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक में शामिल कर दिया गया। गोल्डमैन सैक्स ने दावा किया था कि 2050 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था ब्रिक्स देशों द्वारा डोमिनेटेड होगी। इसका मुख्य कारण था कि चीन, इंडिया, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ रहे और उभरते हुए बाजारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थे, जब वैश्विक कमोडिटीज बूम था। इस ग्रुप की मुख्य तुलनात्मक फायदा था उनके कम मजदूरी के खर्च, अनुकूल जनसंख्या और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन। इस 5 देशों की कुल जनसंख्या 2.88 बिलियन है, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 42% है। BRICS ब्लॉक के देशों ने दुनिया की कुल भूभाग का 26% कवर किया। 2009 से 2014 तक ब्रिक्स देशों ने आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहमति की, जिसमें विश्व बैंक और IMF के सुधार शामिल थे। उन्होंने ये तय किया कि IMF को हर तरह की संकट से लड़ने के लिए काफी संसाधन जुटाएं। उन्होंने ब्रिक्स इंटरबैंक सहयोग मैकेनिज्म भी बनाया, जो लोकल मुद्रा में एक्सटेंडिंग क्रेडिट सुविधा प्रदान करता था, और ब्रिक्स एक्सचेंजेज अलायंस की स्थापना भी की। ब्रिक्स देश फर्मों के लिए विदेशी विस्तार का एक स्रोत और संस्थागत निवेशकों के लिए मजबूत लाभ प्रदान करते थे। उन्होंने कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया, जिसमें लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान उनके स्वदेशी न्यूक्लियर कार्यक्रम संबंधित समस्याएं शामिल थीं। ब्रिक्स ने साथ मिलकर युद्ध, IMF सुधार, अनैतिक ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के विकास और उपयोग और बैरियर फ्री ट्रेड के लिए सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की। यूक्रेन की जंग की शुरुआत से पूरी पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ अभियान चलाया और हर तरह के प्रतिष्ठाती इम्पोज किए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था और देश को तोड़ डाला जाए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में इस साल ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और एक साथ ICC के संबंधी रहा है। इस वजह से ये साउथ अफ्रीका के लिए एक मुख्य जियोपॉलिटिकल चुनौती है। साउथ अफ्रीका को ऐसे कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए रूस के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वे सम्मेलन में जोहान्सबर्ग को विजिट किए बिना वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। पश्चिमी मीडिया गलत तरीके से चर्चित कर रही है कि PM मोदी भी ब्रिक्स एक्सपेंशन प्रोसीजर के मामले में कुछ निराश और असंतुष्ट रिजॉर्ट्स की वजह से जोहान्सबर्ग में इन पसंद सम्मेलन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस गलत खबर को हाल ही की मीडिया इंटरेक्शन में खारिज किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, जब जिसे संकेत किया कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर सकते हैं या नहीं, जिसका जवाब दिया गया, मैं आपको कहूंगा कि कृपया भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स पर न जाएं। जब हम इस तरह के उच्चतम स्तर की यात्राएं ऐलान करने में होंगे तो हम जरूर करेंगे। आगामी ब्रिक्स सम्मेलन बड़े जियोपॉलिटिकल कार्यवाहियों पर केंद्रित माना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से समूह की विस्तार की चर्चा होगी। ये 5 देशों का सम्मेलन 22 से 24 अगस्त तक होगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, ईरान, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान ऐसे देशों में से हैं जो इस समूह में शामिल होने में रुचि दिखाए हैं। इसके अलावा ब्रिक्स मुद्रा, जो सोने या पेट्रो ब्रिक्स से समर्थित हो, इसके बारे में भी बातचीत होगी और इसे समर्थन पत्र में शामिल किया जा सकता है। अगर यह हो जाए तो पश्चिमी देशों को बड़ी चोट पहुंचेगी और यह पश्चिम द्वारा नेतृत्व की दुनिया व्यवस्था को बदलने का सबसे प्रभावशाली कदम होगा। ये पश्चिम की आधिपत्य को कमजोर करेगा और US को एक महान सुपर पावर का दर्जा कम कर देगा। ब्रिक्स देशों में पहले से ही 2 आर्थिक जायंट्स चीन और भारत और 3 मिलिट्री जायंट्स भारत, चीन और रूस शामिल हैं। ये पहले से ही दुनिया की 42% जनसंख्या और 25% से अधिक अर्थव्यवस्था और 15% से अधिक विश्व की कुल व्यापार को प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर ऑयल और एनर्जी से संपन्न मध्य पूर्वी देश जैसे सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं और अपनी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस से ब्रिक्स मुद्रा का समर्थन करते हैं,
तो हम नए विश्व व्यवस्था को देख रहे हैं जो नॉन वेस्टर्न समूह ब्रिक्स द्वारा नेतृत्वित होगी और जल्द ही ये दुनिया के व्यापार के एक बड़े हिस्से को अपनी मुद्रा में करेगी। हाल ही में रशिया ने ब्रिक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आइडिया सजेस्ट किया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि ब्रिक्स नेशंस एक नई दिशा में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। भारत ने एक मीडिया ब्रीफिंग में अपनी स्थान को साफ कर दिया है। अरिंदम बगची ने कहा, हमने ब्रिक्स विस्तार पर भारत की स्थिति पर बात की है और हमने अपनी स्थिति को पहले भी स्पष्ट किया है। पिछले साल के नेताओं के आदेश के अनुसार ब्रिक्स के सदस्य देश अभी अंदर से गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीजर्स पर चर्चा कर रहे हैं, पूर्ण समर्थन और सहमति के आधार पर। जबकि ब्रिक्स मुद्रा की शुरुआत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले से ही एक बयान दिया है कि भारत किसी के साथ भी ब्रिक्स मुद्रा के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि भारत अपने देश के इंडियन रुपये को बढ़ावा देने में लगा हुआ है और उसे ग्लोबल मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने मलेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ लोकल मुद्रा में ट्रेड करने के लिए सहमति दी है, मुख्य रूप से इंडियन रुपये में। श्रीलंका ने हाल ही में इंडियन रुपये को डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी का दर्जा दिया है। इसके अलावा भारत 36 देशों के साथ लोकल मुद्रा में व्यापार करने और अपनी मुद्रा और उपी को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। देखिए, भारत अभी भी एक नए ग्लोबल मुद्रा, मुख्य रूप से ब्रिक्स मुद्रा के विचार के प्रति रेजिस्टेंट है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला यह है कि चीन की तुरंत आधिपत्य होने से भारत अभी तक वित्तीय और आर्थिक रूप से चीन की आधिपत्य का सामना करने में मजबूत नहीं है, क्योंकि चाइनीज युआन टोटल विश्व व्यापार का 5% हिस्सा है और इंडियन रुपये 0.3% से भी कम हिस्सा है। और दूसरा यह है कि भारत अपने विकास चरण में है, उसको अभी भी पश्चिम और अमेरिका की सहायता की जरूरत है तकनीकी, वित्तीय और आर्थिक प्रशासन के पहलुओं में उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। भारत को पहले अपने राष्ट्रीय हितों पर विचार करना होगा, उसे पश्चिम देशों के साथ काम करना होगा ताकि वह तेजी से ग्रो करे और कटिंग एज तकनीकों को सीखने और अपनी निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद ही वह स्थापित विश्व व्यवस्था को चुनौती देने और पश्चिम और यूएसए से टक्कर लेने की स्थिति में होगा।